कि सर पहचान के मोहताज नहीं है। और जब भी हम यूजीसी नेट की बात करते हैं, जब हम जेआरएफ की बात करते हैं, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं और विश्वविद्यालयी शिक्षा की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो प्रोफेसर मदान सर का आता है। क्योंकि सर के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, पियर्सन पब्लिकेशन वाली जो बुक है, उसी बुक को पढ़ करके मैक्सिमम, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 70% स्टूडेंट एक बार गुरुदेव की पुस्तक को जरूर पढ़ें। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि सर का जो कंटेंट है बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं पेपर वन कवर हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। और मुझे आज भी याद है, अब तो खैर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो गई इंटरनेट के जमाने में, और यूट्यूब, चैट जीपीटी, तमाम तरह की चीजें हमारे पास आ गई। बट आज से 10-12 साल पहले जब कुछ भी नहीं हुआ करता था, चैट जीपीटी नहीं था, इतना एक्सेस नहीं था इंटरनेट और तमाम चीजों का, उस समय भी सर की बुक थी, जो जिस बुक को आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस जमाने में भी सर की बुक थी और कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त थी। ऐसी किताब मैं समझता हूँ है जिससे कि पेपर वन हम बहुत इजीली कवर कर लेते हैं और मैक्सिमम स्कोर करते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो सर के बुक से ही रहता है। और आज हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े फॉर्चुनेट हैं कि गुरु जी का साक्षात में मिला है। सर हमारे साथ जुड़े हैं, और ना सिर्फ जुड़े हैं बल्कि बहुत सारे मंत्रास को हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारी दुविधाओं को दूर करेंगे, जो भी डायलेमा, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो कंफ्यूजन है, जो यूजीसी ने करके चल रहा है, उन सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए सर आज हमारे साथ जुड़े हैं, साक्षात जुड़े हैं। बहुत आभार मैं प्रकट करता हूं सर आपका, हमारे इस सेशन में आने के लिए। आपके स्वागत के लिए हमारे साथ अंकित जी हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय से। पहला चरण करेंगे स्वागत में, और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। अंकित जी, आर यू देयर? जी महोदय। जी जी, प्लीज आप स्टार्ट करें जी। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम आनो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सद्ब्रधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रः सुमतिर्जूयताम् देवानां गुं रतिरभिनो निवर्ततां देवानां गुं सख्यमुपसेदिमा देवाना आयुः रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् सरस्वतीना सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्तं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तु दशमिना शृणुता धिञ्जयायवं तामीशानं जगदस्पति तथा वेद साम सद्ब्रधे रक्षिता पयुदब्धः स्वस्तये। हरिः ओम। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे। ओम प्रियानान्तं ओम प्रियानान्त्वां प्रियपतिगुं हवामहे। ओम निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वस्वो मम आहम जानि मातुमजगन्माः। ओम अम्बे अम्बालिके न मानयति कश्चनः। शशत शुभ सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं नमो गौर्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्काराः सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका, आपने गुरु जी के स्वागत में इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है श्लोक और मंत्र को, तो बहुत धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूं। और अब हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। सर हमारे साथ जुड़ गए। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर Am I audible? Am I audible? यू आर कंप्लीटली Okay. ऑडिबल। वी कैन। ठीक है। मेरे को हमेशा डाउट रहता है नहीं ऐसे आपकी अवसर पर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है गुरुदेव। और ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि वो क्रॉस आना शुरू होता है ना, तो आई गेट इन डाउट समटाइम्स, तो आई हैड टू कंफर्म दैट। हाँ, तो गुरुजी असल में जो हमारी परीक्षा है, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, वो जून 21 से संभावित है। मतलब टेंटेटिव जो डेट्स अनाउंस हुए हैं वो जून 21 से जून 30 तक का है। हालांकि 2-4 दिन आगे पीछे जाता है, बट हम मान के चल सकते हैं कि जून के लास्ट वीक में हमारा एग्जाम होगा। और अभी क्योंकि आज अप्रैल 30 है, अब करीब करीब 1.5 महीना हमारे पास है, अभी भी समय है।
तो आपका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और आपके ब्लेसिंग के साथ साथ क्या स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 90% नए हैं। जब आप लास्ट टाइम आए थे और अभी आप आए हो तो 90% जो छात्र हैं वो नए हैं, कुछ पुराने भी हैं। कई लोगों का नेट भी हो गया, कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, इस बार हो जाएगा। तो आपके ब्लेसिंग से हजारों की संख्या में नेट जेआरएफ अभी तक हुआ है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो प्रेरणा आप ही का रहता है, इंस्पिरेशन आप ही है हमारे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप थोड़ा पेपर वन को इलेबोरेट करें और कैसे हमारी प्रिपरेशन हो, क्या स्ट्रैटेजी हो। इतने जो हमारे पास मीन टाइम बचा है 1.5 महीने का, तो इसमें किस तरह से हम अपनी तैयारी को करें कि हमारी जो सफलता है, जो हमारा सक्सेस है वो अश्योर हो, सुनिश्चित हो जाए। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि इस पे आप थोड़ा डेफिनेटली वी कैन स्पीक ऑन द टॉपिक कि ये टॉपिक है, तो इसमें लाइक कि बीइंग से ऑथर, ठीक है, ये मेरी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि वी शुड स्पीक टू द स्टूडेंट एवरी टाइम। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप भी इस चीज का स्पेशल ध्यान रखते हो कि जब भी ऐसे होता है कि एग्जाम है तो उसकी जो स्टूडेंट है जो उनको प्रेरणा चाहिए, तो सर्वप्रथम तो मैं अंकित है उनको उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो संस्कृत है ये मेरी सबसे प्रिय भाषा रही है। कि मैंने 7th में पहली बार ये संस्कृत का एग्जाम दिया था, तो मेरे 44 मार्क्स से आउट ऑफ 50। तो आई वॉज इमेंसली हैप्पी कि मैंने, और कक्षा में मैं टॉपर था उस टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो भाषा है ये मैंने काफी अच्छी टाइप से पढ़ी हुई है, तो मेरे को इसका काफी अच्छा ध्यान भी रहता है। फिर मैंने पंजाबी का एग्जाम दिया पीसीएस में, मतलब पीसीएस में मैंने 7th तक पंजाबी पढ़ी हुई थी। फिर मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया, तो पीसीएस में अब तो ये है कि आपको 10th तक पंजाबी है वो आनी चाहिए, लेकिन उस टाइम मैंने पंजाबी पढ़ी थी 7th तक, तो एट दैट टाइम आई वाज एलिजिबल आल्सो। तो उस टाइम मेरे 77 मार्क्स से आउट ऑफ 100। अगेन आई वाज वेरी हैप्पी कि इतने जो 77 मार्क्स है वो एमए पंजाबी वालों को भी नहीं आते, क्योंकि जो पीसीएस का एग्जाम है वो ऑटोमेटिकली टिपिकल हो जाता है कि एक तो हैंड राइटिंग अच्छी थी, मीन्स कि भगवान की दया से, क्योंकि पंजाबी तब भी मैंने अलग से सीखी उसको, तो उसके जो वर्डिंग है हर चीज का ध्यान में रखा। तो आपकी लाइफ में जो भी प्लानिंग पार्ट होता है, मैं उस चीज पे आना चाहता हूँ। तो आपकी लाइफ में जो भी प्लानिंग पार्ट होता है कि जब कोई भी, जैसे आपने ये बोला है कि जो स्टूडेंट है वो नए हैं, तो इट शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी कि इसको आपको एक अवसर की तरह लेके चलना चाहिए। ना कि ये है कि हम, क्योंकि इसमें ये है कि हमारा जो फियर फैक्टर है वो नहीं आना चाहिए। तो दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि जब भी हमने एग्जाम देना है तो वी नीड टू वेरी कॉन्फिडेंट। इन केस की आई ट्राई टू टेक ए डिफरेंट एग्जाम्पल। डिफरेंट एग्जाम्पल का मतलब है कि वी नो कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल इज गोइंग विद पाकिस्तान। तो उसमें ये जो होता है कि जो हमारे देश के जो नेता हैं या जो भी है सेना के जो वरिष्ठ पदों पर लोग हैं, तो वो सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्शन है तो वो हमारी क्या होनी चाहिए, मैं इसको बड़े लिमिटेड टर्म्स में ले रहा हूँ। सेकंड होता है कि जो सैनिक होते हैं उनको फाइट करना पड़ता है। तो फाइट में ये होता है कि आपके जो टैक्टिक्स हैं, पहले मैंने किसका नाम लिया, स्ट्रेटेजी का। सेकंड होता है कि जब भी आपने एग्जाम देना है तो उसमें जो टैक्टिक्स हैं दे एक्चुअली बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्टिक्स का मीनिंग क्या होता है कि आपने क्वेश्चन है उनको कैसे हैंडल करना है। अगर मैं स्टूडेंट की भाषा में बोलना शुरू करूँ तो जो उनको क्वेश्चन है उनको कैसे टैकल करना पड़ेगा। तो ये एस्पेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका जो स्ट्रेटेजी है तो वो क्या है कि दैट इज टेकन केयर ऑफ एट द हाईएस्ट लेवल। लेकिन जब भी एक टैक्टिक्स आ जाता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनको हमने कैसे हैंडल करना है, तो वो जो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है। तो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि जब भी कि एग्जाम है उसमें अपने क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये भी आपके लिए एक, जिसको हम कहते हैं ना कि ये एक बैटल फील्ड है सॉर्ट ऑफ। तो बैटल फील्ड में क्या होता है कि यू नीड टू नो कि क्वेश्चन है उसको हम कैसे हैंडल करें। तो इसके लिए क्या होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जिसको हम मॉक टेस्ट कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है वो कैसे कंडक्ट हुए, तो उसमें जो जो लोग हैं उन्होंने किस टाइप से उस क्वेश्चन को हैंडल किया, तो दैट बिकम्स लिटरली इंपॉर्टेंट टू यू। तो हमने इसको मान के चलना है कि हम एक युद्ध की स्थिति है उसको फेस करने जा रहे हैं। तो युद्ध में ये होता है कि हमें कौन सा जो वेपन है कहाँ से फेस करना पड़ेगा, उसका हमें आइडिया नहीं रहता। कोई भी सैनिक है उसको कभी भी पता नहीं चलेगा। उसकी एक प्रैक्टिस होती है कि दैट कैन हेल्प हिम। द सेम वे कि जो स्टूडेंट है जो एग्जाम को देना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो मॉक टेस्ट है कि कितनी उन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। तो ये एस्पेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका अपने स्पेशल ध्यान में रख के चलना है। तो हम ये सेफली अज्यूम करके चल सकते हैं कि एग्जाम में आपके 50-55 डेज हैं वो रिमेनिंग है। तो दैट वे स्टिल वी आर इन ए पोजीशन टू मेक सम काइंड ऑफ
से स्ट्रेटजी, तो ये काफी एम्पल टाइम होता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं तो उनके लिए जो लास्ट के 2 या 3 महीने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने अपने जो टेक्टिक्स हैं उनको अडॉप्ट करना है, अपने एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो किस टाइप की हो सकती है। जैसे एक सैनिक है, उसको पता होता है कि उसको किस टाइप की ट्रबल है वो फेस करनी पड़ेगी, तो सेम वे यू शुड नो कि आपने जो क्वेश्चन है, सिचुएशन है, उसको आपने कैसे हैंडल करना है। एक तो आपको ये मालूम ही है कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली फॉर्म में हो सकते हैं। सेकंड जो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द सब ऑप्शंस, कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। एक तो सब ऑप्शंस आती हैं, फिर आपको ऑप्शन आ जाती है कि 1 2 3 है, 3 2 4 है, लाइकवाइज। तो यू हैव टू हैंडल द क्वेश्चन इन दैट मैनर। सेकंड ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इस टाइप के क्वेश्चन है, आपने इनको आपने कैसे हैंडल करना है। तो इसमें आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा ब्रॉडर होना चाहिए। जैसे सब ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपका जो प्रोस्पेक्टिव है थोड़ा ब्रॉडर हो, लेकिन जब ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है दैट इज गिवन टू यू, राइट हैंड साइड पे वो आपको ये बताते हैं कि इसमें जो उसकी सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन है या डिस्क्रिप्शन है दैट माइट बी गिवन टू यू। तो उसमें जो आपका जो प्रोस्पेक्टिव है थोड़ा ब्रॉडर होना चाहिए। देन यू कैन बी आस्क क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, लाइकवाइज। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो जो नेक्स्ट जो टाइप है वो हो सकती है कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। असर्शन रीजन का लॉजिक ये होता है कि वो आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको वो देखना चाहते हैं कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका जो फ्लो है वो कैसे रहता है, कि कैसे आप लिंक कर पाते हो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक वाइज। तो वी कैन सी टू इट कि जो एक्चुअल में ये पहले एग्जाम जो था इट वाज बेसिकली सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, इसमें जो पेपर 1 था वो ऑब्जेक्टिव था, पेपर 2 था, उसमें 3 टाइप के एग्जाम थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 था ऑब्जेक्टिव था, अब भी वो ऑब्जेक्टिव है, अब पेपर 2 है वो भी ऑब्जेक्टिव बन चुका है। उस टाइम जो पेपर 2 था वो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, जो पेपर 3 था वो सब्जेक्टिव एग्जाम था, कि यू हैव टू राइट द आंसर। अब जो सब्जेक्टिव है ये तो इन लोगों ने खत्म कर दिया है कि सब्जेक्टिव है, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। अब ये लोग चाहते हैं कि जो एनटी है, जो एग्जाम पेपर सेट करती है, कि उस जो सब्जेक्टिव है उसकी रिप्लेसमेंट किससे होगी, कि वो, क्योंकि कोई भी टीचर है उसके लिए जो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कि 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव है, सेकंड कौन सा है, सब्जेक्टिव है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन द ऑब्जेक्टिव पैटर्न, लेकिन जो सब्जेक्टिव पैटर्न है उसको वो इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको वो डिफिकल्ट बनाना शुरू कर दिया, दैट आई मीन टू से। तो इसमें जो क्वेश्चन की जो वैरायटी मैंने आपसे डिस्कस की है कि इसमें ऑप्शन, सब ऑप्शन, मैचिंग है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, या इसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, तो उसमें आपकी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको वो चेक करना चाहते हैं। तो दैट वे आई वांटेड टू एक्सप्लेन से थिंग्स इन दोस टर्म्स। तो ये एस्पेक्ट अपने माइंड में रख के चलना है कि जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको उसका जो पैटर्न है इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, कि जो सब्जेक्टिव एंगल है तो उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो दैट वे दे आर गोइंग टू पुट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कि उसमें जो सब्जेक्टिव जैसी नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट हो। तो ये एस्पेक्ट है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो इसमें जैसे हमें मतलब इस चीज का ज्ञात है कि इसमें बेसिकली 10 यूनिट होते हैं, तो 10 यूनिट में कि इन केस की वी टॉक अबाउट, कि जिसमें सबसे पहले आता है टीचिंग एप्टीट्यूड है, सेकंड जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड है, थर्ड है वो कॉम्प्रिहेंशन है, फोर्थ जो यूनिट है वो है कम्युनिकेशन का, फिफ्थ यूनिट है वो मैथमेटिक्स है, देन वी टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, देन वी टॉक अबाउट डाटा इंटरप्रिटेशन है, देन आईसीटी है, देन वी टॉक अबाउट से इन्वायरमेंट का टॉपिक आ गया, देन वी अल्टीमेटली कम टू द हायर एजुकेशन। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सिलेबस के। तो इन केस की इसका हम कंपैरिजन करते हैं कि जितने भी इसमें टॉपिक्स है वो मेंशन्ड है। तो इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंट है उसमें जो क्वेश्चंस है, इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो काफी हद तक आपको ये लगेगा कि जो यूपीएससी पैटर्न का एग्जाम होता है उसके इक्वलेंट जाती जा रही है। तो वी कैन सी टू इट। तो इसलिए हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हमें, कि पहले जो स्टूडेंट है, पहले इसमें क्या था कि 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है,
तो दैट वाज ए क्वाइट इजी टास्क, क्योंकि उसमें यह है कि सेम क्वेश्चन पेपर है, दैट विल बी गिवन टू से ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मतलब कैंडिडेट, उसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। अब इनका पैटर्न हो गया चेंज कि नाउ दे आर गोइंग टू कंडक्ट से 15 और 20 एग्जाम। अब 15 या 20 एग्जाम कंडक्ट करने हैं तो उसमें पेपर वन है, सभी एग्जाम में आना ही आना है। कि मान लो हिस्ट्री का एग्जाम है तो उसका पेपर वन है वो डिफरेंट है, इंग्लिश लिटरेचर है उसका डिफरेंट है, लाइक वाइज। तो वी कैन सी टू इट कि 80-90 सब्जेक्ट है, तो टोटल जो है कि हम मान के चल सकते हैं कि उसमें कि हम जो है कॉम्बिनेशन बना लें या लाइकवाइज की वट एवर वी डू। तो आपको जो 15 क्वेश्चन हैं, 15 जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो पेपर वन के आने वाले हैं। लेकिन पेपर टू है उसमें 1 या 2 आता है कि इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉमर्स, या जैसे इंग्लिश का पेपर है उसमें ये हो सकता है कि कॉमर्स के 2 टाइप के पेपर सेटल हो जाए, इंग्लिश लिटरेचर और उसके 2 आ जाए, तो लाइकवाइज वी कैन सी टू दोस थिंग्स। लेकिन इसमें जो सबसे जो चैलेंजिंग बच जाता है, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 15 टाइप के पेपर आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम का पैटर्न है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन यू द रीजन आल्सो कि इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड। पहले ये था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पूछने हैं, और 5 क्वेश्चन है दे विल बी टू पुट टू से ईच एंड एवरी कैंडिडेट। अब ये है कि 15 एग्जाम आपके कंडक्ट होने हैं, 15 एग्जाम्स। अब 15 पेपर वन के एग्जाम कंडक्ट होने हैं, तो 15 इंटू 5 कितना आ गया कि आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके 75 क्वेश्चन है वो पूछेंगे। इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें भी 75 क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट का टॉपिक आ गया उसमें भी 75 क्वेश्चन है। इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द आईसीटी, उसमें भी 75 है। तो 75 का मीनिंग ये होता है कि उनका जो पहले पैटर्न रहता था एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का 5 का, तो दे माइट बी आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन कि भैया सिंपल क्वेश्चन पूछे हमारी कहानी सेट है। अब क्या है कि 75 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो 75 में क्या है कि जो कॉम्प्लिकेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि सभी क्वेश्चन है वो इजी तो होने वाले हैं नहीं, कि पहला क्वेश्चन मान लो कि पहले पेपर में इजी क्वेश्चन आ गए, ठीक है, सेकंड में थोड़े टफ आ गए, थर्ड में वो टफ आ गए, तो वी कैन सी टू इट कि जो पेपर है सेटिंग का लेवल है तो दैट इज बाउंड टू इंक्रीज। अब जो बाउंड टू इंक्रीज का मीनिंग क्या हुआ कि स्टूडेंट है उसके लिए जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये एस्पेक्ट है, ये अपने माइंड में रख के चलना है कि पहले हम स्टूडेंट को ये गाइड करते थे कि भैया ये 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, यू कैन स्टडी द बुक, उसमें से 5 क्वेश्चन है तो दे विल बी फिटेड इनटू द क्वेश्चन पेपर, उस पर इतना कोई डाउट हमें रहता भी नहीं रहा। अब क्या है कि 75 क्वेश्चन है। अब 75 का मतलब है कि इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में जब वो 75 क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड नेचर के पूछेंगे, तो उसका जो पैटर्न है वो यूपीएससी के इक्विवेलेंट बनने वाला ही है। तो यू कैन सिंपली एज्यूम, तो ये जो आपके लिए कहानी इतनी इजी है नहीं जितनी ये पहले के जमाने में हुआ करती थी। तो ये एस्पेक्ट हमेशा आप माइंड में रख के चलना। तो कई स्टूडेंट वैसे पूछते हैं कि सर इसके नोट्स दे दो, इसके सिंपल क्वेश्चन दे दो, तो उसकी पॉसिबिलिटी पैदा ही नहीं होती। तो इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट है दे नीड टू बी वेरी ओपन माइंडेड, दे नीड नॉट टू बी कंजर्वेटिव कि हमने इतने क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में रट्टा वट्टा लगाया एंड यू आर थ्रू द एग्जाम। चेंज हो चुका है, क्योंकि अगेन आई कैन ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं दे कैन बी रियली वेरी टफ, मींस कि यू कैन अंडरस्टैंड कि वो ऐसा नहीं है कि भैया पहले पूछा कि एनवायरनमेंट है इसके कौन से तत्व होते हैं, जैसे ऐड हो गया और कहानी खत्म हो गई। अब जो क्वेश्चन है उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो यूपीएससी है उसमें तो एक ही क्वेश्चन पेपर पूछा जाने वाला है, तो उनके लिए शायद इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन किसके लिए है कि जो हमारे होनहार छात्र हैं पेपर वन के, तो उनके लिए ट्रबल होती है। क्योंकि यूपीएससी वाले जो जो कैंडिडेट होते हैं वो 1 साल पहले 2 साल पहले वह पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे छात्र हैं उनको वो उनका जो फोकस होता है दैट इज ऑन द पेपर टू, कि पेपर टू एमए में या एमकॉम में उन्होंने पेपर टू को स्टडी किया, सारा टाइम उस पर फोकस हो गया। अब जब ये पेपर वन की बारी आती है कि हमने जी यूजीसी नेट का एग्जाम भी देना है, तो उनका जो प्रिपरेशन का टाइम कितना होता है, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ इतना ही होता है। तो उस केस में जो ट्रबल है दैट इज से बट ऑब्वियस वी कैन से। तो ये एस्पेक्ट है, ये अपने माइंड में रख के चलना है कि जो बुक आपके माइंड में कोई भी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो बुक है उस पर हमने कन्फाइंड होना है कि बस इतने कर लिए एंड योर स्टोरीज, मतलब ओके कि भैया इसके बाद बियॉन्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि हमने डेफिनेटली वी हैव ट्राई टू कवर से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कि जो भी पॉसिबिलिटी बनती है
तो वो उसमें एग्जाम में हमने इसको कवर करने की ट्राई की है। लेकिन स्टिल आपको लगता है कि कोई लेटेस्ट एडिशन आ गया या कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, तो उसमें आपको एक दो नए एस्पेक्ट हैं वो भी करने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमने तो इस लेवल तक पढ़ना है। तो इसमें ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपने उस वे में ही टैकल करना है जिस टाइप से ये आपको प्रेजेंट की जा रही है। तो इसमें मेरी आपको सजेशन ये है कि जब भी आप अपना माइंड मेकअप करते हो, कि जैसे आप नए स्टूडेंट हो, तो जब भी आप अपना माइंड मेकअप करते हो कि आपने इस टाइप का एग्जाम है वो देना है, तो इसकी जो प्रिपरेशन है कम से कम आप 6 महीने पहले स्टार्ट करो। या एमए फर्स्ट ईयर है या आपका एमए सेकंड ईयर चल रहा है, तो एमए फर्स्ट ईयर में भी आपकी स्टोरी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको इस टाइप का एग्जाम देना है। उसकी जो प्रिपरेशन है वो दैट शुड बी स्टार्टेड इन ए वेरी टाइमली मैनर। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 2 की बुक उठाई, उसको कॉन्टिन्यूसली 2 महीने पढ़ लिया एंड यू से गेट्स ए वेरी कॉन्फिडेंट कि अब तो यार ठीक है कि स्टोरी अपनी सेटल हो चुकी है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर भी। अगर आपने मैथमेटिक्स है पहले बहुत अच्छी टाइप से किया हुआ है कि मैथमेटिक्स है वो तो मतलब यू हैव बीन वेरी अडप्ट इन दोस थिंग्स, तो आपके लिए हो सकता है कि मैथमेटिक्स है उस पर आपको कम टाइम है वो डिवोट करना पड़े। लेकिन जैसे ही, क्योंकि यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, तो उसमें जो टाइम मैनेजमेंट का एलिमेंट है दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी हर पेपर के लिए। देन आई कैन टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग। अब जो लॉजिकल रीजनिंग है ये सबके लिए टफ था, मेरे लिए भी टफ था, आई शुड फ्री से, कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके जो क्वेश्चन है उनको हैंडल कैसे करना है। बट विद द ग्रेस ऑफ द गॉड कि उस टॉपिक को मैंने मतलब बड़े ना उसको ब्यूटीफुल ढंग से हैंडल किया। कि इसमें लाइक कि उससे पहले जो क्वेश्चन, उसमें जो पहले जो मटेरियल था कि जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल थी, तो उसमें एवरीथिंग वाज गिवन इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर कि उसको आप रिटेन कर ही नहीं सकते कि उसको उसमें हम क्या तो समझेंगे क्या नहीं समझेंगे। तो मैंने ट्राई की कि इसका जो पैटर्न कैसे होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इस टाइप के एग्जाम को स्टैंडर्डाइज करने का ट्राई किया। एंड विद द ग्रेस ऑफ द गॉड कि वो जो पैटर्न है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो उसमें फिर मतलब चेंजेस भी हमने की। इन जैसे 2019 है उसमें सिलेबस चेंज हुआ, तो उसमें हमने चेंजेस करने की भी ट्राई की। तो नाउ वी कैन आल्सो सी कि जो बुक में क्वेश्चन गिवन होते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सेम थिंग वी कैन टॉक अबाउट कि जैसे 10th यूनिट है, हायर एजुकेशन है, उसमें जो भी जिस टाइप की ट्रबल्स हैं आती हैं तो उस टाइप से उसको हमने हैंडल करने की ट्राई की है। द सेम थिंग इज देयर इन द 8th यूनिट आल्सो कि आईसीटी में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं तो लाइकवाइज की वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो इसमें डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इट कम्स टू दोस थिंग्स कि इसमें जैसे 2 मंथ का टाइम है अप्रोक्सीमेटली, इन केस की आई मेक सम से एजम्पशन आल्सो। तो अगर आपका जो 2 महीने का टाइम बच चुका है तो दैट वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कि इसमें भी आप एक स्ट्रेटजी है वो प्लान कर सकते हो। इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो अल्टीमेटली यू विल फील कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम। और मैं स्टिल आई विल से क्योंकि बिकॉज आई हैव अपेयर्ड इन सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि यू शुड नॉट से गेट वरिड आल्सो कि भैया मैंने तो इतनी तैयारी की हुई है कि मेरे 100 में से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो पॉसिबिलिटी किसी के पास नहीं रहती कि आपकी प्रिपरेशन ये ऐसी होनी चाहिए कि यू आर एबल टू कवर से 100% ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपके 100 के 90 है 85 है, स्टिल यू शुड फील से कॉन्फिडेंट। तो एग्जाम में जब भी आपने कोई भी एग्जाम देना है तो उसमें जो कॉन्फिडेंस का एलिमेंट है दैट इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो उसके हिसाब से आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। तो यू कैन सी टू द थिंग्स। तो ये एस्पेक्ट है कि जिसका आपने स्पेशल ध्यान में रख के चलना है। तो इन केस के आई कम टू द यूनिट 1, तो यूनिट 1 में ये भी है, इसमें इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि आपको ये लगता है कि कोई भी पॉलिसी है तो विच इज़ इन द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट, इसमें आपको थोड़ी अपनी इमेजिनेशन है वो भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उस टाइप का जो आंसर है वो टिक कर सकता है। लाइकवाइज इसमें कई क्वेश्चन है वो टेक्निकल भी हो सकते हैं। तो टेक्निकल का मीनिंग क्या होता है कि इन केस की वी टॉक अबाउट द एंशिएंट एजुकेशन, तो एंशिएंट में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि विच इज लिंक टू द एंशिएंट एजुकेशन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देन जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उस पर भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि कोल्ब्स मॉडल है लाइकवाइज, तो यू कैन सी टू देम। देन जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड का भी हमने ना बड़े ब्यूटीफुल ढंग से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन केस की आई टॉक अबाउट माय प्रीवियस स्टूडेंट, तो दे वर सो कॉन्फिडेंट, कहते हैं कि सर जो आप
जो नॉलेज हमें 50 या 60 पेजेस पढ़ के मिलती है आपकी बुक से, तो ऑन दैट बेसिस तो दे हैव बीन एबल टू गेट इनटू द आईआईएम एग्जाम्स। तो उसको उनको इतनी हेल्प भी मिल जाती है, क्योंकि वैसे इस सब्जेक्ट को हैंडल करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसके लिए लाइकवाइज तो यू कैन सी कि जो टीचर ने एफर्ट किए हुए हैं आपके लिए, तो उसको आप अप्रिशिएट करो। इसमें हमने ये भी बता के रखा हुआ है कि इसमें जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है या जो डिडक्टिव एस्पेक्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। इसमें जो नॉलेज, जो इसमें टेक्निक्स हो सकती हैं, दे कैन बी क्वांटिटेटिव, दे कैन बी क्वालिटेटिव। तो इसमें जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है वो प्री डोमिनेटिंग होता है, तो उस पे उसके बेसिस पे वी हैव गॉन फॉर द होल डिस्कशन। जो कॉम्प्रिहेंशन का यूनिट है, इसमें क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन में दे कैन आस्क यू से टॉपिक क्वेश्चन ऑन द इन्वायरमेंट। तो आपकी इन्वायरमेंट की अगर नॉलेज अच्छी है कि इस टाइप के टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, तो यू कैन हैंडल दोस क्वेश्चंस इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। अगर कोई क्वेश्चन है वो टेक ओरिएंटेड आ गया, तो भी आप उस पोजीशन में हो। अगर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से लिंक्ड आ गया, तो भी आप उस पोजीशन में होने चाहिए। लाइकवाइज कि कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन आ गया कि 1940 से उनसे पहले जो महात्मा गांधी है उनके जमाने से लिंक्ड है, तो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू हैंडल से दोस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे कोई लिटरेचर से लिंक्ड आ गया, तो भी आप उस कंडीशन में होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, लगता तो हमें बड़ा इजी है कि हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन इफ यू ट्राई टू लुक एट दैट डाइवर्सिफिकेशन कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो देन जो है थिंग्स आर दे कैन गेट से कॉम्प्लिकेटेड अगेन। तो इस केस में मेरी आपको ये सजेशन है कि आपके जो न्यूज़पेपर है उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, तो उनको आप देखते रहो, क्योंकि दे माइट बी लिंक्ड विद द डिफरेंट से एरियाज। तो उनको आपने देख के चलना है कि ये किससे लिंक्ड है, तो आपका एक जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप हो जाएगा। उससे आपको ये होता है कि जब भी आपने एग्जाम देना है, तो आपके लिए इजी हो जाता है। अगर कोई टॉपिक है आपसे लिंक्ड आ गया, तो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। तो इसमें आपने कंजर्वेटिव नहीं होना कि हाँ जी हमने इतना पढ़ लिया एंड दैट इज गोइंग टू बी इनफ। हो सकता है जो टॉपिक आपने लिटरेचर से लिंक पढ़ा हो, तो क्वेश्चन आपका आ गया इन्वायरमेंट से, तो हाउ विल यू हैंडल से दोस काइंड्स ऑफ द सिचुएशंस। तो ये आप में एक, जिसमें हम कहते हैं कि हमें डायनामिक होना चाहिए, हमें एक डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, हमें एक जो होता है ना कि जो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी होती है कि वी कैन हैंडल से ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू हैंडल से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम सिचुएशन इज ऑलवेज एग्जाम सिचुएशन। उसमें कॉम्प्रिहेंशन है, डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू द पैराग्राफ, उसके जो आंसर्स हैं वो भी आप दे सकते हो, बट दे मे बी वेरी टाइम टेकिंग। लेकिन वो टॉपिक अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो इट इज गोइंग टू टेक से 50% ऑफ द टाइम। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, दैट विल टेक से हाफ द टाइम। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, तो दैट कैन बिकम से मच से इजियर। अब जो कम्युनिकेशन का यूनिट है, अगेन इन केस की आई कम टू दैट, तो जो टीचिंग है उसमें क्या होता है कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज होती हैं कि लाइक इसकी मेथोडोलॉजीज कौन सी है, उसमें जो मेथड्स कौन से होते हैं, उसमें टीचिंग एड्स कौन सी होती हैं, लाइक वाइज तो दे कैन बी आस्किंग, जैसे उसमें लर्निंग आ गया या इवेल्युएशन के क्वेश्चन होते हैं। अब जो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो टीचिंग है उसमें जो मेथड्स हैं वो तो हमने उसकी तो हम स्टडी कर ही चुके हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल में जो डिलीवरी है वो कैसी होनी चाहिए, कि कौन सी टेक्निक है हमने वो अडॉप्ट करनी है, तो वो आपको किससे पता चलता है कि दो यू कैन कम टू नो अबाउट दैट थ्रू द कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन से आपको पता चलता है कि कौन सी टेक्निक है अडॉप्ट करनी है उसमें, लाइकवाइज है। देन यू लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स कि उसमें मास जो कम्युनिकेशन है वो भी है। देन कि उसमें जो ग्रुप होती है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, दैट इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। तो लाइक है मैथमेटिक्स है, वो सिर्फ डिपेंड करता है आपकी उस पर प्रैक्टिस पे। उसमें कुछ लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसमें जो शॉर्टकट्स हैं वो बताओ। तो जो शॉर्टकट्स होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी तब बनती है अगर आपको एग्जाम में 30 या 40 क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। इन केस की यू हैव टू हैंडल ओनली 3 क्वेश्चन, यही पॉसिबिलिटी बनती है ना कि 5 क्वेश्चन है, 5 में से जो 2 क्वेश्चन है वो तो आएंगे जो दूसरी टाइप की लॉजिकल रीजनिंग होती है उससे लिंक्ड हो गए। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो किससे लिंक बनते हैं, वो बनते हैं मैथमेटिक्स से लिंक बनते हैं। तो आप में ये होना चाहिए कि आपने 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो 3 क्वेश्चन के लिए यू कांट गो फॉर द शॉर्टकट्स। तो उसमें आपकी जो प्रैक्टिस है ओनली दैट इज गोइंग टू प्ले सम रोल। और उसमें ये होता है कि इवन की इन केस की वी वांट टू गो फॉर द शॉर्टकट्स, तो शॉर्टकट्स में भी ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। शॉर्टकट का मीनिंग ये नहीं होता कि आपने कोई क्वेश्चन है उस पर शॉर्टकट लगाया एंड यू कम विद द आंसर। शॉर्टकट जो होते हैं वो भी आपके जो मॉक टेस्ट है उससे डेवलप होते हैं कि हाउ डू यू प्रैक्टिस द थिंग्स। तो ये एस्पेक्ट है, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू
इसमें इस टाइप की पॉसिबिलिटीज आपने उनको रोल आउट करना है। और जो जो बुक में क्वेश्चन है 150 या 200 क्वेश्चन है, दे हैव बीन गिवन टू यू, प्लस आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इवन दे हैव बीन गिवन टू यू, तो उनकी आपने एक एम्पल प्रैक्टिस है वो करनी है, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली एट पार विद द एग्जाम पैटर्न। तो उसमें आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। जो लॉजिकल रीजनिंग है ये सबके लिए नया टॉपिक होता है, इवन इन माई केस आल्सो। तो जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, तो इसकी जो प्रैक्टिस है, लेकिन हमने अपनी बुक में क्या है कि एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो ये एस्पेक्ट है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। देन वी कम टू द डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन है, उसमें आपके तीन चीज़ें काम आती हैं। अगेन एक तो इसमें परसेंटेज है, उसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो परसेंटेज के क्वेश्चन है, जो जिसकी प्रैक्टिस आपकी होती है इन द मैथमेटिक्स आल्सो, कि मैथमेटिक्स है उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन आप हैंडल करते हो, सबसे पहला टॉपिक जो आप हैंडल करते हो वो किसका है, दैट इज ऑफ द परसेंटेज। तो यहाँ पे भी आपने परसेंटेज के साथ ही डील करना है। देन आपने इसकी जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसकी आपने अच्छी खासी जानकारी है वो लेनी है। दो ये टॉपिक्स हैं, ये आपस में लिंक्ड है, इसमें बेस कैसा होना चाहिए, लाइक वाइज। तो दैट माइट बी मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज एंड द, जिसको हम कहते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद जो आपने हैंडल करना है वो बेसिकली क्या है कि आपकी जो एवरेजेस हैं उनको आपने कैसे हैंडल करना है। तो ये तीन टॉपिक्स हैं जिनकी आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। इससे आपके जो मैथमेटिक्स है उसके तीन क्वेश्चन भी हैंडल होंगे, तीन ही तो दो तो ऐसे ही। एंड इन द सेम मैनर यू कैन हैंडल से 4 to 5 क्वेश्चन इन द डाटा इंटरप्रिटेशन। तो वी कैन टोटलिटी इन सी कि इसमें आपके जो 6 क्वेश्चन है वो हैंडल हो जाते हैं, इन केस की यू ट्राई टू फोकस ऑन द 3 टॉपिक्स। एक तो जो परसेंटेज है, सेकंड मैंने किसका नाम लिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और जो थर्ड मैंने किसका नाम लिया है, बेसिकली इट इज ऑफ द से एवरेजेस। अब जो इनकेस क्या है, टॉक अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका लिंक किससे बनता है, दैट इज अगेन विद द परसेंटेज। इनकेस क्या है, टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका लिंक किससे बनता है, वो भी उससे ही बनता है, परसेंटेज के टॉपिक से। तो जो परसेंटेज का टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी टाइप से करके जाना है। तो देन यू विल सी कि अगर ये वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छे टाइप से हैंडल हो चुका है, देन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है इट विल बिकम से इजियर फॉर यू। तो लाइकवाइज तो वी कैन सी टू इट कि इसमें काफ़ी लिंकिंग होती है। वैसे मैं अपने लेवल पे भी आई एम गोइंग टू स्टार्ट से जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं आपके, तो जिसमें स्टूडेंट को स्पेशल ट्रबल फेस करनी पड़ती है, तो सो मैनी पीपल दे हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी। तो ये एस्पेक्ट है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। डाटा इंटरप्रिटेशन है, देन वी टॉक अबाउट द आईसीटी। आईसीटी तो ये होना चाहिए कि इट शुड बी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो इसमें जैसे ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, देन जो इंटरनेट का टॉपिक आ गया, लाइकवाइज इसमें जो ग्लॉसरी की आइटम्स होती हैं, या इसमें जो कंप्यूटर की टर्म्स हैं, कंप्यूटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज ऑफ द मेमोरी। तो मेमोरी के टॉपिक को आपने अच्छी टाइप से हैंडल करके जाना है, तो उसको भी वी हैव ट्राई टू एक्सप्लेन। इन एडिशन टू दैट, तो यू कैन डेफिनेटली सीक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, कि जो भी आपके कॉन्टेक्ट में टीचर्स हैं, तो जैसे डॉक्टर राहुल है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट हिम। तो इसमें आपको काफ़ी मतलब हेल्प मिलने वाली है। अगेन जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि 9th यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, इसमें लाइक कि जो बुक है उसमें कई टॉपिक आपको लगता है कि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक, जैसे इनिशियल टॉपिक्स हो गए। तो लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू से कि क्वेश्चन है दे कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। तो हमारे पास उसका जो प्रीवियस ईयर है उससे अगर उसका मिलान करें, तो वी विल कम टू नो कि जो क्वेश्चन है वो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट उसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो दैट वे इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट टू अस। तो ये एक्सपेक्ट है, ये भी आपने करके चलना है। देन जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अगेन वी कम टू नो कि उसमें जैसे डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे इनके इसके टॉक अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी है या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है वो हमने अपनी बुक में एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसमें से कौन से गुरु हैं, किसका किससे एफिलिएशन बनती है, या इन केस की भी टॉक अबाउट की जैसे ब्रिटिश इंडिया सिस्टम है। अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो ब्रिटिश एजुकेशन है, तो दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, बट आपको जब भी आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे आपको लगता है कि एक या दो क्वेश्चन है उसमें से पूछे गए हैं, तो आपने कहीं इसमें हेजिटेशन नहीं करनी कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको छोड़ देना है। जबकि 1 to 2 क्वेश्चन दे मीन ए लॉट टू अस, ये 2 क्वेश्चन उसमें से आने हैं। देन उसका लिंक बनता है विद द
एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसको हम किसी भी लेवल पे इग्नोर नहीं कर सकते। तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनकी हम लिंकिंग या वो कैसे उनको इस्टेब्लिश करें। इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द यूजीसी, की भी जो हिस्ट्री है वो भी 1945 1946 से उसमें स्टार्ट हो जाती है। तो दिस कैन बी लिंक विद द ब्रिटिश आल्सो, क्योंकि वो बेसिकली जो ओरिजिनेशन है वो हमारा वहीं से हुआ था। देन वी कैन टॉक अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें लाइक के डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं लाइक वाइज। अब जो आपके सिलेबस में है कि इन केस की वो टॉक अबाउट द इंटरनल से सिस्टम, जो आपके सिलेबस में एक पॉलिटी मेंशन्ड है, तो पॉलिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो इसके पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि उसका हमने लिंक करना है विद वर्ड, कि हमने जो यूनिवर्सिटीज है उनकी जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उससे हम लिंक करते हैं। उसमें भी इक्का दुक्का क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी सिलेबस में एस्पेक्ट है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही सही, वो तो डेफिनेटली यू हैव टू डू से ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हमने अपने आप को बाउंड नहीं करना कि हमें कोई एडिशनल नॉलेज मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे नहीं, मेरा काम चल जाएगा इससे, कि वी आर हैंडल से ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने अपना जो माइंड है उसको ओपन माइंड, मतलब उसमें आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड होना चाहिए। तो इस टाइप से आपने सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये एस्पेक्ट है, ये हमेशा माइंड में रख के चलना जब भी आपने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। इनकेस की समबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट कि एआई है, तो एआई आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन आल्सो, कि आपको जो फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जबकि हम जो हेल्प लेते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव लेते हैं, ताकि आपके जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कोई ट्रबल ना आनी शुरू हो। कि इसमें जब एआई आ भी चुका है तो वी नीड टू बिकम से गुरु ऑफ द गुरु। गुरु ऑफ द गुरु आप समझ सकते हैं कि एआई को भी हमने हैंडल कैसे करना है, तो वी नीड टू बी अडॉप्ट इन दोस थिंग्स। तो ये एस्पेक्ट है, ये भी अपने माइंड में रख के चलना है कि यू कैन सीक से हेल्प फ्रॉम ईच एंड एवरी एरिया, लेकिन एट द सेम टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चन है दे कैन अगेन से वेरी टफ टू यू। तो इट डिपेंड्स, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है मतलब उसमें जो है वो कंजर्वेटिव नहीं रहे। तो इट इज बिकम ए ओपन बुक, तो क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, एंड यू मस्ट बी इन ए पोजीशन टू हैंडल ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। इन केस की आई टॉक अबाउट द, मैं यूजली ये अज्यूम करता हूँ कि ये जो यूजीसी नेट है उसको जो 15 टाइप के पेपर्स हैं वो सेट नहीं करने चाहिए। मतलब उनमें ये होना चाहिए कि 5-6 टाइप के क्वेश्चन है, दे आर मोर देन इनफ, ताकि जो क्वालिटी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। कि वी आर गोइंग फॉर द क्वांटिटी, हमें 15 पेपर है उसमें 75 क्वेश्चन सेट हो रहे हैं लाइक वाइज, तो वी आर गोइंग फॉर ऑल दो थिंग्स। होना यही चाहिए कि इट शुड बी हैंडल्ड इन ए वेरी अडप्ट मैनर, कि इसमें 10-15 क्वेश्चन हैं वो टीचिंग वन से आ रहे हैं, मतलब टीचिंग का जो यूनिट एप्टीट्यूड है वन से आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन सॉरी सेकंड में से आगे लाइक वाइज है। तो उसमें आई थिंक कि मतलब दे शुड हैंडल, क्योंकि क्वांटिटी एंड क्वालिटी है ना, बोथ कांट गो टुगेदर। बट स्टिल है वो एजेंसी है, एनटी है, तो दे आर हैंडलिंग से पेपर्स, तो हम उनको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना जो लॉजिस्टिक्स है उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है। तो वी हैव टू से अडॉप्ट टू दोस थिंग्स, तो उसमें मैं डाउट नहीं कह सकता। ये मेरा इट्स ओनली ए पर्सनल ओपिनियन कि ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है। कि क्वालिटी है मेंटेन करने के लिए, तो वी कैन नॉट गो फॉर द क्वांटिटी एवरी टाइम। कि सिंगल मान लो ईयर है, मान लो 2025 है, इसमें पहले दिसंबर मतलब एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो सेकंड जैसे कि जून है उसमें फर्स्ट एग्जाम है मान लो, ठीक है, वो तो पहले वाला ही था जो जनवरी में कंडक्ट हुआ है। कि जून में एग्जाम कंडक्ट हुआ फिर दिसंबर में होना है, तो उसमें 75 क्वेश्चन है वो पेपर वन का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें से पूछे जा रहे हैं। 75 क्वेश्चन वो दिसंबर से पूछेंगे, तो दे आर गोइंग टू आस्क यू 150 क्वेश्चन। 150 मतलब एक सिंगल ईयर का प्रोस्पेक्टिव अगर हम लेके चले तो 150 क्वेश्चन इज ए वेरी मतलब बिग डील। तो ये एस्पेक्ट है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वी शुड गेट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग्स। लेकिन ये पर्सपेक्टिव है कि भैया कि इसमें अपने अपने आप को कंस्ट्रेन नहीं करना, कि हमने अपनी नॉलेज उसको कंस्ट्रेन कर लिया, एंड वी शुड बी वेरी से कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम। तो कॉन्फिडेंस आपका तभी बनता है कि जब जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनको आप अपने में अपने लेवल पे जो इम्बाइब कर रहे हो या इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है दैट शुड बी एट द अप्रोप्रिएट लेवल। क्योंकि अगेन आई वुड लाइक टू से कि एग्जाम में फेयर नहीं होना चाहिए, और हमें अपना जो कंपैरिजन है आउटराइटली उससे हर एक बंदे से नहीं करना चाहिए कि उसकी प्रिपरेशन ऐसी है उसमें ये होगा वो होगा। ठीक है, अपने आप को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना,
एंड यू शुड मतलब गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम इन ए वेरी थोरो मैनर, जितना पॉसिबल बनता है। तो मेरी आपको अगेन यही सजेशन है कि जब भी आपने पेपर वन की तैयारी करनी है तो यू शुड डू दैट इन ए वेरी टाइमली मैनर। तो इसमें आपको ये लगता है कि एक दो चीज़ें वो कॉन्ट्राडिक्टरी सी हैं, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि जो एग्जाम पैटर्न है जो हमें सजेशन दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू से चेंज अवर थिंकिंग। तो ये एस्पेक्ट हैं मेन जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो एज ए ऑथर भी आई वुड लाइक टू से कि जब ये ऑथर के माइंड में चीज़ें रहती हैं तो स्टूडेंट है उसको भी इसका थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न है उसको हमें कैसे हैंडल करें। तो ये जनरल सा आइडिया मैंने आपको, तो आई हैव स्पोकन माई माइंड। जी। मुझे लगता है सर कि आपने सारे ही एस्पेक्ट को कवर किया है। एक ऑथर के पर्सपेक्टिव से भी आपने बातें की, एक स्टूडेंट के दृष्टि से, और एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से। मतलब हर तरह से आपने कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फाई किया है और सारे पॉइंट्स को रखा है। मुझे लगता है कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में कुछ प्रश्न है। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं जो स्टूडेंट्स का हमारा सेक्शन है। आप में से जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपना नाम बताकर प्लीज आप सर से पूछें। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज डू आस्क। अपना नाम बताएं और माइक को अनम्यूट करके पूछिए। एनीबडी। कई लोगों ने हैंड रेज किया है, सुमित्रा मैम, सोनी मैम, किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर के, तो अंकित जी प्लीज आप पूछिए जी। जी सर। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये साइड। मेरी ओके। वॉइस आ रही है सर? जी आ रही है अंकित जी, प्लीज गो अहेड। जी। सर जैसे हम कभी बुक लिखते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? मतलब मान लीजिए पीएचडी करना है वो तो ठीक है, उसके बाद जब हम कभी पब्लिश करते हैं तो बहुत सारी बुक्स ऐसी होती जो फेमस नहीं होती। मतलब जैसे मैंने देखा है कभी गया मैं लाइब्रेरी तो, या कभी भी कुछ बुक्स खरीदने गया तो कितनी सारी रखी रहती हैं बट यूज नहीं होती और उनका उपयोग नहीं होता। आप ये बताइए कि हम कैसे बुक्स लिखते हैं और वो फेमस कैसे होती है? सबसे पहले ये बताइए उसका इन केस प्रोसीजर की क्या है? में भी अप्लाई होता है, इट माइट बी अप्लाइंग टू सो मेनी पीपल, कि इसमें हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जब भी आप किसी पब्लिशर के पास जाते हो टू एनीवन, चाहे वो देसी पब्लिकेशन है तो चाहे वो कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल पब्लिकेशन है, तो दे डेफिनेटली लुक एट द मार्केट पोटेंशियल। चाहे आप ऑक्सफोर्ड के पास जाओ, दे विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि कितनी इसमें लाइक कि दे विल आस्क यू कि इसका अपने एक मार्केट सर्वे है वो कंडक्ट करना है। तो दैट हैपेंड इन माय केस आल्सो, लेकिन मेरे केस में थोड़ा टाइम डिफरेंट था। बट इन केस के आई टॉक अबाउट कि जो टाइमिंग है, जो करंट टाइमिंग है, इवन जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है दैट इज आल्सो इन द ट्रबल। कि जैसे कोविड-19 सिचुएशन आई तो लाइक बेसिकली दे हैड टू फेस सो मेनी इश्यूज। तो वो वन एस्पेक्ट है कि जब भी आपने किसी पब्लिशर को अप्रोच करना है तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे कि इसका जो इसमें मार्केट पोटेंशियल कितना है। तो मार्केट पोटेंशियल का मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें कंपटीशन कितना एग्जिस्ट कर रहा है। और थर्ड जो वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है पहले वाले प्रोडक्ट से वो कैसे डिफरेंट होगा। तो उसके लिए यू हैव टू फिल ए फॉर्म आल्सो। तो देन दे आर गोइंग टू असेस इट एंड अकॉर्डिंगली दे विल रिप्लाई। तो एक जनरल सा आइडिया मैंने आपको दिया है कि इट विल हैपन इन एवरी केस, जी सर। क्योंकि उनके लिए क्या, टू मेक इन्वेस्टमेंट, उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, दे लुक फॉर द रिटर्न। इवन यू गो टू सम गवर्नमेंट पब्लिकेशन, शायद उनके भी क्वेश्चन ऐसे ही होते होंगे कि इसको कौन पढ़ेगा, इतना हो गया जो क्वेश्चन आपके माइंड में रहते हैं कि भैया एज एन जी। ऑथर कि भाई मैंने की हुई है लेकिन हु इज गोइंग टू स्टडी दैट बुक। तो उसमें ये होता है कि आपका आपके कंपटीशन में कितने लोग हैं तो वो उसको कैसे लिख रहे हैं लाइक वैसे। तो ये जो सब चीज़ें एस्पेक्ट्स हैं वो मैटर करते हैं। सेकंड है कि जब बुक लिखी भी गई, वो मार्केट में भी आ चुकी है, उसके बाद उसकी आपने मार्केटिंग कैसे की, तो वो भी किसकी ड्यूटी है, वो पब्लिशिंग की ड्यूटी नहीं बनती। दे विल डू ओनली ए लिमिटेड रोल, ठीक है भी हमने उसको बुक दे दी, उसको दे दी। वो भी आपकी ड्यूटी बनती है कि हाउ टू गो फॉर द प्रमोशन ऑफ द बुक। ये मैं आपको सेकंड एस्पेक्ट बता रहा हूँ। थर्ड जो एस्पेक्ट है कि जब भी किसी पब्लिशर को आपने अप्रोच करना है तो ऐसा नहीं है कि आपने फोन उठाया, खाली पीली बात की, तो मेल की, तो दे माइट नॉट बी रिस्पॉन्डिंग टू यू। मैं आपको पक्का ये फैक्ट है, ये भी लिख के देता हूँ। उसके लिए ये होता है कि आपने एक दो चैप्टर उसके रेडी करके रखो,
so that you come with the answer. वो फर्स्ट सबका यही इश्यू होता है, मतलब A to Z आप मान के चलो, you can put it in writing also, कि वो बोलेंगे कि भैया इसमें क्या है। तो ये बेसिक से एस्पेक्ट है जिनको आप ध्यान में रख के चलो। जी सर, बाकी अल्टीमेट कि उसमें कि जो टाइमिंग है आपकी या जो भी एस्पेक्ट्स हैं, दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर खुद का एक पब्लिकेशन कैसे ओपन कर सकते हैं? मतलब कुछ लोग खुद का एक पब्लिकेशन वो करते हैं पीएचडी के बाद, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, डेफिनेटली सो मेनी थिंग्स टू हैपन, लेकिन उसका मेरे को इसका प्रॉपर आइडिया नहीं है कि सम पीपल दे गिव मी सजेशन कि सर इतने ये कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, फलाना कर दो, या हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपको इतने करोड़ मिलेगा, उतने करोड़ मिलेगा। तो मेरा स्पष्ट आंसर ये होता है कि आई एम नॉट कंसर्न विद द मनी। ठीक है, मेरे को अपना टाइम फोकस करना है ऑन द राइटफुल थिंग्स। सम पीपल दे गेट्स अ वेरी सक्सेसफुल आल्सो, जैसे अड्डा 247 है, तो इवन दे हैव स्टार्टेड सच दिस काइंड ऑफ वेंचर कि पहले उनकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं, देन दे कीप इनवाइटिंग सो मेनी पीपल, तो लाइक दिस, तो वो अपने उनके अपने पब्लिकेशन चल रहे हैं लाइक दिस। तो इसमें जो कस्टमाइजेशन है उस पर मैटर रहता है कि आपकी कस्टमाइजेशन है वो कितनी है। बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि आपको अपना जो बीइंग ऑथर, अगर तो आपका माइंड है बिजनेस माइंड की भी है, मैंने करना ही करना है, मैंने अपना वेंचर स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको इस चीज़ की नॉलेज भी होती है कि हाँ जी बुक्स हैं वो कैसे लिखती हैं, ये वो थोड़ा बहुत आइडिया है, तो फिर तो ये ठीक है कि यू कैन बी सक्सेसफुल इन दैट। अगर आप अपने आप को ये एज्यूम करके चलते हो कि मैंने एज एन ऑथर ही रोल प्ले करना है, ठीक है, तो फिर उस केस में ये होता है कि आपकी जो अप्रोच है हो सकता है इतनी बिजनेस माइंडेड ना हो, क्योंकि अगेन दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। जी सर, धन्यवाद सर। किन्हीं और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप रख सकते हैं। सूरज जी हैं, कई लोगों ने हैंड रेज किया है, आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किन्हीं का भी अगर कोई क्वेश्चन है या सर से कुछ पूछना है। चलिए, मुझे लगता है सर कि जिस तरह से आपने विषयों को रखा है, तो सारे ही एस्पेक्ट को आपने कवर कर लिया, कुछ रहा नहीं। नथिंग इज अनटच्ड, सो यू कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हमारे प्रिपरेशन से लेकर के और एग्जामिनेशन तक, सभी बातों को आपने रखा। तो सभी लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम 6 महीने में एक बार होता है, जून वाला एग्ज़ाम हमारा करीब आ रहा है, और इसके बाद फिर दिसंबर का एग्ज़ाम है। आपके ब्लेसिंग्स से ही ये क्लास चलती है। आपके बुक को हम सभी लोग फॉलो करते हैं, और मैं क्योंकि पेपर वन के एक्सपर्ट के नाते सभी से जुड़ता हूँ हर दिन, तो आपकी जो बुक है वो एक इंस्पिरेशन के नाते हमारे साथ रहती है। तो बहुत सर मैं इसमें आपका इसमें जो बुक है ना, उसमें मैं इन केस की आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं इसकी पिक की दिखाना चाहता हूँ। एक तो यूजीसी नेट की इंग्लिश मीडियम बुक हो गई, दैट इज नाउ पर्पल, ठीक है, ये हिंदी की बुक है लाइक दिस। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह गुरु कि कंटेंट का होना बड़ा आवश्यक है। कई सारे स्टूडेंट दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कई सारे एग्जामिनेशन है इंडिया में, लेकिन क्योंकि कंटेंट नहीं होता है। वैसे तो मार्केट में कई सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, उसी को अगर हम मल्टीपल टाइम पढ़ लें, तो बेस्ट रिजल्ट हमें मिलता है, रेदर कि हम बहुत सारी एग्जैक्टली, चीजों को पढ़ें। यस यस। तो आपकी जो बुक है पेपर वन की, जो मैंने रिव्यू किया ये है, वो बेसिकली ये क्या है कि इन केस की आई टॉक अबाउट एनी बुक, तो उसमें ये नहीं है कि नॉवल रीडिंग है कि वन टाइम आपने पढ़ लिया एंड योर ड्यूटी इज ओवर, उसमें ये सीन नहीं है ना। इसमें तो ये होता है कि एग्जाम से पहले भी यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एस्पेक्ट है, दिस इज ऑफ वेरी मतलब ऑफ इमेंस वैल्यू टू ऑल ऑफ अस, कि जब तक आपने उसकी रिवीजन नहीं की तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज के लिए जो भी आपने बातें बताई वो मोर देन एनफ है गुरुजी। और हम ऐसी आशा करते हैं कि जैसे आप हमेशा आते रहते हो, तो इसी तरह से महीने में एक बार आपका ब्लेसिंग एटलीस्ट हमें मिलता रहे। क्योंकि ये आपकी जो भी डेफिनेटली। बातें हैं, वो हमें काफ़ी एनलाइटन करती है। तो बहुत धन्यवाद आपका मैं ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना प्रीसियस टाइम निकाला और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए। आप ऐसे ही आगे भी जुड़ते रहें, आपका आशीर्वाद, प्यार और साथ हम सभी को मिलता रहे, ऐसी आशा करते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो गाइज हमारे साथ आज
प्रोफेसर केवीएस मदान सर जुड़े हुए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट के गॉड माने जाते हैं। गॉड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो इनकी सर की बुक है वो दी बेस्ट है ना, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। तो आज सर का मार्गदर्शन हमें मिला, सामने से मिला, साक्षात सर आए और करीब 1 घंटे सर ने अपनी बातों को रखा। मुझे लगता है कि आपने नोट डाउन किया होगा जो भी बातें सर ने बताई, चरणबद्ध तरीके से सीक्वेंस क्रोनोलॉजी में सारी बातें बताई। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, हमारा टेम्परामेंट और माइंडसेट कैसा हो कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, उस विषय पे बहुत ही बेहतरीन और उम्दा तरीके से सर ने प्रकाश डाला। मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर हम सभी के लिए साबित होगा, माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि एग्ज़ाम है, करीब 1.5-2 महीना रह गया है। तो 1.5-2 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में हम सभी लोग अपीयर होंगे। कुछ लोग दिसंबर में होंगे, ज़्यादातर लोग जून वाले हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी मददगार साबित होगा। सर के जो भी पॉइंट्स थे उसको आप लोग फॉलो करिए और हम मिलेंगे फिर। हर दिन हमारा सेशन होता है। आज कई नए लोग भी हैं हमारे साथ, तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं गाइज, जिनके भी थ्रू, उनको जो मेरा नंबर है 9582444090 व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर एक बार व्हाट्सएप आप करोगे तो ग्रुप पे मैं आपको जोड़ पाऊंगा। ठीक है। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सेशंस वीक में एक बार होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ऐसे बड़े प्रोफेसर्स या ज्ञानवान व्यक्ति जो नॉलेजेबल हैं तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, है ना। बहुत आवश्यक है कि एक रिफ्रेशमेंट के नाते, और रिफ्रेशमेंट के साथ साथ नॉलेज तो मिलता ही है और एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, नई चीज़ों का भी पता लग जाता है। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि ये सेशन हमारा इस तरह का रहे और हर हफ्ते हम ऐसा करते हैं। बट आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित रहता है। अब आज हमारा सेशन इतना अच्छा था और 100 लोग ही आ सकते हैं क्लास में, तो आप लोगों के सहयोग से पूरा क्लास आज भरा हुआ था, सभी लोग आए थे। 100 से ज़्यादा हम ले नहीं सकते फिलहाल, इस क्लास में 100 ही हमारी स्ट्रेंथ है मैक्सिमम। तो सभी लोग आए, आप लोगों का सहयोग बड़ा आवश्यक है। मिल करके ही तो काम कर सकते हैं, टीम वर्क इज रिक्वायर्ड, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम सभी लोग मिल करके करें, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट जेआरएफ एंड बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं डेली बेस पे, और हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ प्रयत्न, कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारा एक परफेक्शन आ जाए, हम एक्सपर्ट हो जाएं इस फील्ड के, और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए और जो भी हम पाना चाहते हैं वो पालें। तो हर दिन हम प्रयत्न करते हैं, 9:30 से 10:30 बैठते हैं। आज हमारा विशेष सत्र था, स्पेशल सेशन था। कल हम मिलेंगे 9:30 पे, कल 9:30 पे मिलेंगे। अभी हमारा टॉपिक हायर एजुकेशन पॉलिटी का चल रहा है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे।